हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये प्रोग्राम प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे आता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन की शुरुआत आप सभी को पता है कि हम लोग अपने बीते हफ्ते के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के साथ करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ने अभ्यास प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था, लेकिन जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमारे साथ नए सिरे से जुड़ रहे हैं, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि हम अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत बीते एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में जो भी प्रमुख घटनाएं रही होती हैं, जो कि करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हम लोग यहां पर डिटेल में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बीते हफ्ते का जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो क्या था। हमने सवाल आप सभी से पूछा था कि वन्य जीव संरक्षण हेतु शुरू की गई कौन सी एक्सप्रेस 1 मार्च 2025 को पीलीभीत पहुंची? टाइगर एक्सप्रेस, एलिफेंट एक्सप्रेस, चीतल एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि टाइगर एक्सप्रेस यहां पर दोनों दिया हुआ है, तो हिंदी में क्लैरिटी ले लीजिए। यहां पर एक टाइगर एक्सप्रेस है और एक बाघ एक्सप्रेस है। तो यहां पर प्रश्न का जो सही आपका उत्तर है वो बाघ एक्सप्रेस है। यहां पर पीलीभीत में 1 मार्च 2025 को वन्य जीव संरक्षण के लिए यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए यहां पर बाघ एक्सप्रेस जो है पीलीभीत में पहुंची है। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी आंसर किया था वो बिल्कुल सही आंसर किया था। अब इसी के अंतर्गत जो ये बाघ एक्सप्रेस है, ये इसके अंदर एक प्रदर्शनी लगी हुई है। यहां पर आप देखिए तो फोटो और प्रदर्शनी के जरिए लोगों को वन्य जीव और उससे संबंधित जो भी पर्यावरण या कह लीजिए जो जैव विविधता के महत्व है, उनके इंपॉर्टेंस को है, उनको लोगों तक पहुंचाना और लोगों को अवेयर करना इस बाघ एक्सप्रेस का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे कि वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके और जो भी वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना है उनके कंजर्व को बढ़ाते हुए उनकी जनसंख्या में वृद्धि की जा सके। तो ये हमारे बीते हफ्ते के जो अभ्यास प्रश्न था वो था। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते देखते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या फ्रेम किया गया है। तो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में कहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं? वाराणसी, आजमगढ़, कानपुर या फिर प्रयागराज? तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए समझौते ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। तो यहां पर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अब वाराणसी की अगर हम बात करें तो ये कई मामलों में प्रसिद्ध है। एक तो यहां पर अगर हम देखें तो इसे शिव की नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो आध्यात्म की दृष्टि से काफी ज्यादा यह प्रसिद्ध है। सनातन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो धार्मिक स्थल माना जाता है। इसके अलावा यहां पर की जो बनारसी साड़ियां हैं वो ना केवल देश में बल्कि पूरी की पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पे जो बुनकर हैं, जो हैंडलूम उद्योग है, वो भी यहां पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको इसके बारे में पता ही होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं वाराणसी को लेकर के। अगर आप हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए कि मैप पर उत्तर प्रदेश के ये वाराणसी है कहां पे। तो वाराणसी को अगर हम देखते हैं तो एक तरह से कह लीजिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसका एक महत्वपूर्ण जिला है ये वाराणसी यहां पर। और इसकी सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जौनपुर के साथ संत रविदास नगर, जिसे भदोही कहते थे, ठीक है, मिर्जापुर, चंदौली और यहां पर गाजीपुर। तो ये वो जिले हैं जिसके साथ इसकी सीमाएं संलग्न होती है। तो यहां पर अभी हाल ही में देखिए क्या है कि भारत सरकार के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके अंतर्गत वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया? तो भारत ने रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं या कह लें कि किसके साथ हस्ताक्षर किया है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड है और उसके अलावा भारतीय अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण उसके साथ। इसके अंतर्गत ये जो पूरा का पूरा पार्क होगा ये 150 एकड़ का होगा। और यहां पर जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है वहां पर पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से जुड़ा होगा तथा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे तक आसान पहुंच को ये क्या करेगा? सुलभ बनाएगा। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान देने के लिए आवश्यक है। ध्यान रखिएगा किसके साथ यहां पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां से प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वाराणसी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है? नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर। तो अभी एक तरह से देखिए कि जो उत्तर प्रदेश है धीरे धीरे विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत एक हब बनता चला जा रहा है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो अभी हाल ही में यहां पर जो आपका नोएडा है उत्तर प्रदेश में, जो गौतम बुद्ध नगर है, वहीं उसी को हम नोएडा और इसी को हम सिटी ऑफ अपैरल कहते हैं। यहाँ के अगर हम देखते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ पर जो रेडीमेड गारमेंट्स है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ का प्रमुख उत्पाद है। तो प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो कह लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट है उसके कैंपस की आधारशिला रखी गई किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब यहीं पर नोएडा का जो सेक्टर 145 है, यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट के 5 एकड़ के परिसर के साथ साथ यहां पर MAQ और सिफी की अन्य मेगा IT परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। यहीं पर वहीं ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें, नोएडा में एक्सप्रेसवे पर 2 अंडरपास और गंगा जल परियोजना सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यहां पर आप देखिए कि यूपी बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित यहां पर माइक्रोसॉफ्ट का जो कैंपस है उसकी आधारशिला रखी गई है। कहां पर? नोएडा में। तो प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नोएडा की अगर हम बात कर लेते हैं तो नोएडा कहां पर स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश का जो जिला गौतम बुद्ध नगर है उसी को नोएडा कहते हैं। और ये नोएडा का जो क्षेत्र है ये NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहां पर आप देखिए कि ये आपका गौतम बुद्ध नगर, यहां पर आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, या कि ये वाला जो क्षेत्र है ये गौतम बुद्ध नगर है। तो यहां पर गौतम बुद्ध नगर और जो गाजियाबाद है ये पूरे के पूरे अगर हम देखते हैं तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण जिले हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली रही, यहां पर आप देख सकते हैं ये गौतम बुद्ध नगर है और ये जो है आपका ये गाजियाबाद है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राइज है, रिव्यू है, रिएक्शन है, रन है। तो अभी हाल ही में अपने टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है राइज। तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। तो यहां पर हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने राइज ऐप के माध्यम से नियमित बाल टीकाकरण के लिए डिजिटल निगरानी को अपनाया है। इसके लिए यहां पर इस पूरे के पूरे कार्यक्रम यानी कि बाल चाइल्ड वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका पूरा नाम है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट यानी कि राइज ऐप। अब यहां पर जो भी नर्सेस हैं, ANM है, GNM है या जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ठीक है, इनके लिए यह पूरा का पूरा ऐप डिजाइन किया गया है जिसके अंतर्गत टीकाकरण ट्रैकिंग की जाएगी। यानी कि किन बच्चों को वैक्सीन दे दी गई है, किनको अभी नहीं दी गई है, कहां पर क्या चीजें चल रही है, यानी कि पूरी की पूरी एक निगरानी इस पर से रखा जा सकता है। ट्रेनिंग और उससे संबंधित जो भी सुरक्षात्मक प्रबंधन है उनको बेहतर बनाया जा सकेगा इस ऐप के माध्यम से। साथ ही यह टीकाकरण के जो विभिन्न कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं या केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा कोल्ड चेन प्रबंधन और प्रतिकूल प्रभाव निगरानी पर भी एक तरह से अगर देखें तो रियल टाइम में अपडेट प्रदान करता है। ठीक है, और बेहतर दक्षता और आउटरीच के लिए पारंपरिक प्रशिक्षण की जगह डिजिटल लर्निंग को यह बढ़ावा देता है। जैसे कि आपको पता ही है कि एक तरह से डिजिटल क्रांति आ चुकी है, तो यहां पर जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं तो वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन इनके बेहतर प्रबंधन और लोगों तक ज्यादा पहुंच और लोगों तक ज्यादा जागरूकता पहुंचाने के लिए डिजिटल लर्निंग आजकल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, यानी कि डिजिटलाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो यहां पर यह ऐप उसी के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राइज। अगला सवाल है, सरदार पटेल शहरी विकास क्षेत्र पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना, टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इन उत्तर प्रदेश, टू डेवलप टूरिस्ट सर्किट बेस्ड ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहां पर अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत जो 10 महत्वपूर्ण महापुरुष हैं उनके नाम के आधार पर कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी।
ऐसा निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इसी में से एक स्कीम है सरदार पटेल शहरी विकास क्षेत्र। तो इसका पूरा का पूरा मकसद क्या है, जो आपका अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उस ढांचे को मजबूत करना है और वहां पर एम्प्लॉयमेंट के नई अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो अभी देखिए यहां पर क्या किया गया है कि सबसे पहले तो आंसर आपको पता हो गया, इसके बाद यहां पर कि मुख्यमंत्री ने महापुरुषों के नाम से 10 नई एम्बिशियस स्कीम्स को शुरू करने की घोषणा की है, जिससे कि इन महापुरुषों का जो भी योगदान रहा है उनको चिरस्थायी बनाया जा सके और अपनी भावी पीढ़ियों तक उनके योगदान को पहुंचाया जा सके। इन योजनाओं के माध्यम से मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और ऐसे तमाम जो संबद्ध क्षेत्र हैं उनमें विकासात्मक कार्य को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा ये पहल रोजगार सृजन का काम करेगी, महिला सशक्तिकरण का काम करेगी, साथ ही साथ बौद्धिक विकास को भी ये बढ़ावा देगी। तो यहाँ पर भारत के पहले जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हीं के सम्मान में सरदार पटेल शहरी विकास क्षेत्र योजना की शुरुआत की गई। क्या उद्देश्य है? शहरी विकास को बढ़ावा देना है, रोजगार के नए अवसर को सृजित करना है और जिला स्तर पर अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यानी कि आर्थिक विकास और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। ये योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ट्रिपल पी मॉडल के तहत 100 एकड़ भूमि पर लागू की जाएगी। ठीक है, तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है और यह किसके सम्मान में बनाई गई है? तो 4 यहां पर विकल्प हैं और इसके अंतर्गत जैसा कि पहले ही प्रश्न में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 10 महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है और ये योजनाएं जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज रही हैं उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए, तो इसी के अंतर्गत एक दूसरी योजना चलाई जा रही है, घोषणा की गई है, जो माता अहिल्याबाई होलकर कार्यरत महिला छात्रावास। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत होगा क्या? तो सबसे पहले तो इनको देखो, यह योजना जो है प्रसिद्ध मराठा जो प्रशासक रही है माता अहिल्याबाई होलकर, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो अपने न्यायप्रिय प्रशासन के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी जानी जाती हैं। इसके अलावा इस योजना के उद्देश्य की अगर बात करें तो ऐसी महिलाएं जो कि कामकाजी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और कार्य बल में यानी कि वर्क फोर्स में अपने योगदान को वो बढ़ा सके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित और सौर मॉड्यूल निर्माण इकाई की क्षमता क्या है? तो अभी गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक सौर मॉड्यूल निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया गया है, जिसकी क्षमता जो है 1.5 गीगावाट है। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी इसकी क्षमता की हमने बात की है, तो 8 मार्च 2025 को यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गौतम बुद्ध नगर में अवाडा ग्रुप की एक 1.5 गीगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और यह सुविधा विशेष रूप से अगर हम देखते हैं टॉपकॉन एन टाइप बायोफेसियल ग्लास टू ग्लास फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के उत्पादन पर केंद्रित है, जिसमें 16 से 24 बस बार कॉन्फ़िगरेशन जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे कि इफिशियंसी में वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर के इसकी जो हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी 1.5 गीगावाट है। तो यहां पर प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026 से 27 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? अभी जो हमने जिक्र किया उसी से संबंधित ये सवाल है। इसी के अंतर्गत जो आपका वित्तीय वर्ष 2026-27 है उसके अंतर्गत यहां पर 22,000 मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा उत्पादन यानी कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लक्ष्य रखा गया है। तो यहां पर देखते हैं कि 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल राज्य की जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति है उसका ही एक हिस्सा है और भारत के 2070 तक जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी ये योजना। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि 22,000 मेगावाट। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहां पर सीड पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रयागराज? तो जिन 10 महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र हम पहले के प्रश्न में कर चुके हैं उसी के अंतर्गत एक और योजना
जो है लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत अगर देखते हैं तो लखनऊ में एक सीड पार्क का निर्माण किया जाएगा और ये सीड पार्क जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जो कि भारत रत्न भी रह चुके हैं, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया जा चुका है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा। तो कहां पर होगा? ये लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये जो सीड पार्क है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण जो है यहाँ पर बीजों को मुहैया कराया जा सके, साथ ही साथ कृषि से संबंधित जो भी रिसोर्सेज हैं उनको किसानों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इस उद्देश्य के अंतर्गत इस सीड पार्क का निर्माण किया जाएगा लखनऊ में, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिरसा मुंडा को समर्पित जनजाति संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है? 4 विकल्प है यहां पर। अब बिरसा मुंडा को समर्पित 2 जनजाति संग्रहालय बनाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। अब ये जो 2 जनजाति संग्रहालय हैं ये कहां कहां पर हैं? तो इनमें से एक है मिर्जापुर, दूसरा सोनभद्र, वही सोनभद्र जिसे हम भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं, और यह भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों के साथ संलग्न होती हैं। तो 2 जगहों पर जनजाति संग्रहालय बनाए जाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो अब यहां पर मिर्जापुर को देखते हैं और सोनभद्र को देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपका मिर्जापुर और ये आपका इसी से संलग्न रहा जो कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है सोनभद्र। अब यहां पर आप देखिए कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश इसके साथ इसकी सीमाएं संलग्न है। ये भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पर मिर्जापुर की अगर हम सीमाओं की बात करें तो यहां पर आप देखिए तो ये चंदौली के साथ, वाराणसी के साथ, संत रविदास नगर, और फिर इधर हम देखते हैं तो यहां पर प्रयागराज के साथ, और अगर इसकी हम दक्षिणी सीमा को देखते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा संलग्न होती है। तो ये वो जिले हैं जहां पर बिरसा मुंडा को समर्पित 2 जनजाति संग्रहालयों का निर्माण किए जाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो ये आपके प्रश्न का सही जवाब रहा। अब यहां पर तो ऐसा घोषणा की जो 150वीं इनकी जन्मवर्ष रहा है, उनके जनजाति गौरव को देखते हुए इसको उनकी जो 150वीं जन्मवर्ष है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र में 2 जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया जाए। इस परियोजना के लिए बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। चलिए, और आज के इस सेशन का जो आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर स्थित महर्षि दधीची कुंड बनेगा, जिसे राजकीय पर्यटन केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो 4 ये जिला है और यहां पर आपको बताना है कि इनमें से वो कौन स्थान है जहां पर ये महर्षि दधीची कुंड जो है पहले से मौजूद है, जिसे राजकीय पर्यटन केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर देने के साथ ही साथ अगर आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे हम अपने इस प्रोग्राम को और भी बेहतर कर सकते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। साथ ही साथ यहां पर ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सेशन को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे कि जो भी और स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ सके और इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप स्टडी IQ पीसीएस से जुड़ सकते हैं। सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। और अगर आपने उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली है और आपको मेंस की तैयारी करनी है, सही मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे यहाँ पर मेंस की एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मेंस की जो आवश्यक सामग्री है वो आपको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। आपके आंसर राइटिंग को बूस्ट किया जाएगा, आपके मेंस को सिक्योर किया जाएगा यहाँ की एक्सपर्ट टीम के गाइडेंस में। तो सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप मेंस की टेस्ट सीरीज और पूरा के पूरे मेंस सिलेबस से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के स्तर पर फाउंडेशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर। आप इस सेशन की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल study.with-salman sir पर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे यहाँ पर मेरे इंस्टा ID पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपका जरिया है, आपको कोई जानकारी चाहिए और परीक्षा उपयोगी कोई बात आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो तमाम सारी चीज़ें आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।